ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਮੈਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚੁੰਡੀਆਂ ਵੱਢਣੀਆਂ ਕਿ ਕੁਝ ਪੁੱਛੋ है ना। मैं पंजाबी में ही हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कोई चक्कर नहीं है। मेरी वाइफ पंजाबी है। मेरे ना बिच्ची हिंदी पंजाबी मिक्स जो आई जो हुआ एक ना हिमांशु जी ने बात की कि मतलब खतरा हैगा बहुत बड़े कारपोरेट्स ने मतलब CRPF है ये वो है ठीक है। मैं सर जो फील कर रहा ना मतलब मैनू कोई हरा नहीं सकता। मैं ना सारा अपनी ग्रीड से हार जाता हूँ जी, अपनी ग्रीड से ना मैं हार जाता हूँ। मेरी सारी ताकत उनके खेमे में चली जाती। जंग शुरू होने से पहले ही मैं हार जाता हूँ। अगर मैं वहाँ पर लड़ाई नहीं लड़ता हूँ तो मैं नहीं जीत पाऊंगा उनसे। क्या मेरी बात समझ सकते हैं कि या वैसे ही लगता है कि ये तो हवाई आदर्शवादी बात है मॉरलिस्टिक बात है या कैसे रिस्पॉन्स करेंगे क्योंकि मेरी वाइफ मेरे को कह दिया कि यार इसके बेटे को मेरे बेटे को इससे बचाओ ये तो आपने कुछ कमाया तो है नहीं इसने है ना अगर इसकी लाइन पे जाएगा ओ सॉरी अच्छा मतलब मैं जोश लिया है ना। मतलब चक्कर क्या हम कहते हैं कि हमारी पार्टियों के पास प्रोग्राम नहीं है। पार्टियों का प्रोग्राम हमारे जिन हजारों लोगों के घरों में मैं गया हूँ अभी पिछले 30-40 साल में तो वो कैपिटलिस्ट है या नहीं वजूद से लेकिन मन से सभी कैपिटलिस्ट हैं। अब क्या करें इस डाइकोटमी के क्या करें। मेरे पास चाहे कुछ भी नहीं है लेकिन मैं होना वही चाहता हूँ जिनको मैं सुबह शाम गाली देता हूँ जी। मैं गाली देता हूँ अडानी को लेकिन मैं अडानी कहीं ना कहीं ख्वाब में उस जैसा थोड़ा आधा तो अगर ये जवाब नहीं है मेरे पास जवाब नहीं है। जवाब तो सबको ढूंढना पड़ता है अपना अपना। जवाब नहीं लेकिन यहाँ अगर मैं फिर मेरे को कोई वो हरा नहीं पाएगा। क्या है मेरे जैसे उन्होंने कहा मेरे पास है क्या जो आप मेरे को छीन लोगे क्या डर कोई जेल कोई गोली कोई कुछ नहीं है। लेकिन अब यही है ना कि यार मुझको लगता है कि नहीं वो बंदा बढ़िया जीवन जी रहा है। मेरे को ये इल्यूजन में डाल दिया कि वो बंदा बढ़िया जीवन जी रहा है। बलराम तूने तो तेरे पास तो मतलब क्वार्टर भी नहीं अगर रहेगा कितने मतलब मेरे को कम्प्लेक्स में डाल दिया तो मेरी ताकत गई। अभी तक खुदा का शुक्र है कि मैं खड़ा है ना। लेकिन अगर मैनू ये वहम डालता है कि उन्होंने इसके बारे में क्या सोचते हैं कि सभी आप जैसे क्यों नहीं हो जाते या ऐसा आप सभी आप जैसे क्यों नहीं सोचते। मैनू तो लगता मैं भी हमेशा मेरे वांगू नहीं सोच रहा और क्या करूं। That's very honest. क्या करूं That's very honest. क्या सच्ची में मेरे को लगता है कि मेरे बेटे को तो थोड़ा अच्छा मिल ही जाना चाहिए यार। मिल है ना वो 2 लाख रुपया कमाए महीने का। अब 2 लाख कमाएगा तो वो किसी रिसोर्सेज पे जो कब्जा करने वाली कॉर्पोरेट्स हैं उन्हीं के जरिए कमाएगा ना भाई। कैसे कमाएगा। यहाँ पर मजाक आपका कुछ क्वेश्चन था आप जा रही हैं कर रहे हैं आपका कुछ क्वेश्चन था ना। यस किसी की कोई और के काम करता है गिरफ्त करता है अरे आप आनंद करते हैं सभी को ऐसे मिलना चाहिए। गांव में जैसे आपने बात की कि गांव में काम करना पड़ेगा या फिर गांव में काम करना चाहिए या मशीनीकरण से लार्जली हमारा नुकसान हुआ है और एक्सप्लॉयटेशन बढ़ा है। तो फिर एक अर्बन इंसान जिसको इस डिस्कोर्स में फंसा लिया जाता है कि तुम आदिवासी नहीं तुम आदिवासियों के लिए नहीं बोलोगे तुम दलित नहीं हो तुम दलितों के लिए नहीं बोल सकते कि कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके तो हम कैसे हाउ डू वी पार्टिसिपेट इन दिस स्ट्रगल। भाई देखो यूनियन को ज्वाइन करना इज वन थिंग बट उसकी मतलब वो डेफिनेटली बनता है। आई अंडरस्टैंड। नहीं देखिए
हमारी पढ़ाई लिखाई का जो फायदा है वो कम से कम इतना तो होना चाहिए कि हम एक लार्जर पिक्चर को देख सकें, अपनी जो क्लास या दूसरी जो बाउंड्रीज हैं उसको पहचान सकें। अगर हम वो पहचान ही नहीं पा रहे हैं, हमको लग रहा है कि मेरा इंटरेस्ट तो इस बात में है कि मुझे कॉर्पोरेट में अच्छी नौकरी मिल जाए, आदिवासी के साथ कुछ भी हो, मुझे उससे क्या लेना देना है, तो मेरे पढ़े लिखे होने का क्या फायदा है? उससे क्या होगा कि जिसको मैं आज ये सोच रहा हूं या सोच रही हूं कि मेरा फायदा कर रहा है ये कॉर्पोरेट, वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर रहा है, लॉ को खत्म कर रहा है, डेमोक्रेसी को खत्म कर रहा है, और कल को उसका इम्पैक्ट मेरी फैमिली पर आने वाला है। अगर मैं ये नहीं पहचान पा रही तो मेरे पढ़े लिखे होने का क्या फायदा हुआ? तो पढ़े लिखे लोगों को ये तो समझना पड़ेगा ना कि भले ही आज कॉर्पोरेट्स हमको नौकरी तो दे देंगे, लेकिन पहले वो आदिवासी के राइट्स कुछ लेंगे, गवर्नमेंट को खरीदेंगे, पार्लियामेंट को खरीद लेंगे, ह्यूमन राइट्स कमीशन को खरीद लेंगे, पुलिस को खरीद लेंगे, आर्मी को खरीद लेंगे, और लास्ट में मेरे सारे राइट्स खत्म। तो क्या फायदा हुआ इस सब का अगर मेरी जिंदगी जीने लायक ही नहीं बचेगी? तो अगर हमें ये सब नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि हम किताबों के बाहर देख नहीं पा रहे, हमें लार्जर पिक्चर समझ नहीं आ रही है। नहीं, अगर आ रही है तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे उसको आर्टिकुलेट करने के लिए मना कर दिया जाता है कि आप उस पोजीशन में नहीं हो कि आप इन चीजों पे कौन मना करता है? जितनी भी कॉन्वर्सेशंस में हम लोग एंगेज करते हैं, तो जैसे हमने एक बार एक फेमिनिस्ट ऑनलाइन फेमिनिस्ट कॉन्वर्सेशन शुरू करी सो दैट वी कैन टॉक अबाउट फेमिनिज्म इन पंजाबी, तो हमें दलित फेमिनिस्ट ग्रुप्स के मैसेजेस आने लगे कि आप अपनी बात कीजिए, आप अर्बन मिडिल क्लास औरतों की बात कीजिए, लेकिन आप वर्कर्स की बात नहीं कर सकते, आप दलितों की बात नहीं कर सकते। अब फिर हर बार कोई भी ऐसी कॉन्वर्सेशन शुरू करने में हम लोग अपनी प्रिविलेज को चेक करते हैं, और उस चक्कर में देयर इज सो मच गिल्ट इन्वॉल्व्ड, आपको इतनी गिल्ट में डाल दिया जाता है कि आप तो किसी भी तरीके से अंडर प्रिविलेज नहीं है, तो आप अंडर प्रिविलेज की वो बात तो उसका सामना मैं भी करता हूँ, उस पर हमारा बस नहीं है। मेरा जन्म भी एक सो कॉल्ड सवर्ण परिवार में हुआ, अर्बन मिडिल क्लास में हुआ, और जब इस मुद्दे पर अभी ये सब शुरू हुआ कि हिमांशु कुमार को जेल में डाल दिया जाएगा, तो मुझ पर भी अटैक हुआ कि अब हम इस ब्राह्मण को बचाएंगे, ये तो सब प्रिविलेज लोग हैं, इनके लिए हमको क्यों स्ट्रगल करना है, और ये आदिवासियों का नेता बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आदिवासियों ने कहा कि तुम लोग जो बोल रहे हो, तुम आ जाओ ना हमारे यहाँ लड़ने के लिए, हटा देते हैं इनको, आप आ जाओ लड़ो। आप तो आते नहीं हो जंगल में, ये आते हैं, पूरी जिंदगी बिताते हैं, और इनको आप कह रहे हो कि तुम्हारी ये कास्ट है, तुम्हारा ये आर्थिक वर्ग है, तो ये सब बेकार की बात है। तो हमको बहुत ज्यादा इस तरह के एक्विजिशंस को दिल पर नहीं लेना है, बोलने दो। हमको पता है ना कि हम ऑनेस्ट हैं, हम अपने को डीकास्ट कर रहे हैं, हमने जाति छोड़ दी, हमने आर्थिक हितों को छोड़ दिया, हम उसके अक्रॉस जा करके काम कर रहे हैं, बस हमारी ऑनेस्टी हमारे लिए काफी है। फिर परेशान नहीं होना है, क्योंकि कई बार जो लोग इस तरह का एक्विजिशन लगाते हैं वो भी ऑनेस्ट नहीं है, वो भी अपने उस ग्रुप को यूज करके अपना पॉलिटिकल पहचान या स्थान बनाने के लिए करते होते हैं, वो अपने उस वर्ग का हित नहीं कर रहे। आपने सिर्फ प्यार की बात की, तो क्या आपको लगता है कि अगर हमारे भीतर सच में प्यार नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कोई भी काम करता हूँ, सोचता हूँ, हाथ भी उठाता हूँ तो कुछ एनर्जी यूज करता हूँ, तो वो एनर्जी या तो प्यार से आती है या फिर इस भावना से आती है कि
पावर से कुछ हासिल करना है ना। तो या तो सत्ता चाहिए या फिर प्यार है, तो वो लेकिन अब मैं देखता हूँ प्यार तो मेरे अंदर है ही नहीं, प्यार खत्म नहीं हुआ है, प्यार खत्म नहीं हुआ है, प्यार है तभी हम सब लोगों का अस्तित्व है, और संसार तभी तक रहेगा जब तक प्यार रहेगा। प्यार के खत्म होते ही संसार सूख जाएगा, युद्ध में सब एक दूसरे को मार देंगे, फिर तो स्वार्थ, लूट और घृणा बचेगी। प्यार है तभी तक हम लोग हैं। पता नहीं, दिखता तो ऐसा है, मैं अपने भीतर भी जहाँ तक देखता हूँ और आसपास भी देखता हूँ, तो सत्ता के लिए ज्यादा मारामारी मैं अपने भीतर भी देखता हूँ, बाहर भी देखता हूँ। आपको कैसे लगता है? नहीं दिखता ऐसा लगता? क्या लगता है कि हमारी एक्टिविटीज प्यार से आ रही है? सच में प्यार से आ रही है या किसी पॉलिटिकल विचारधारा से आ रही हैं जो अल्टीमेटली पावर से, पावर गेनिंग की इच्छा से, डिजायर के साथ कहीं ना कहीं जुड़ी हुई? Seriously, honestly, प्यार से हम लोग यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं, सिर्फ प्यार लाया है सबको। आदिवासियों के प्रति प्यार, समाज के प्रति प्यार, नई बात को सीखने के लिए I प्यार। question it. I don't. हाँ जी, सर एक बार गल कर रहे हैं कि हम बात करें कि जो विकास का ये मॉडल है, ये आदिवासियों के खिलाफ है, मानवता के खिलाफ है, प्यार के खिलाफ है, तो हम इसके ऑल्टरनेट कौन सा विकास का मॉडल यूज कर सकते हैं? देखिए शब्द तो हमारे पास है, इंक्लूसिव, सस्टेनेबल, जिसमें सब शामिल हो, जो सस्टेन कर सके, जिसमें हम प्रकृति को इस तरीके से एक्सप्लॉइट ना करें कि वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ये तो मोदी जी भी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, ये शब्द भी बोलते हैं और ये भी बोलते हैं जब भी इंटरनेशनल फॉरम में जाते हैं कि हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए। पॉलिटिशियंस की तो बात ही अलग है। पॉलिटिकल फॉर्मेशन नीडेड है, इसमें कोई एग्जिस्ट कर रही है, कोई थोड़ी बहुत जहाँ जिसके अराउंड वो लीड करे और उसके अराउंड स्ट्रगल रेजिस्टेंस बिल्डअप हो? नहीं, अभी नहीं है, अभी नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल फॉर्मेशन एमर्ज करती है हमेशा नीड के ऊपर, वो ऑर्गेनिकली एमर्ज करेगी। जब सिचुएशंस बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगी और लोगों के सामने एग्जिस्टेंस का खतरा खड़ा हो जाएगा, अब तो हम जिंदा ही नहीं बचेंगे। हमने इतनी नफरत बढ़ा दी, इतनी ग्रीड बढ़ा दी, इतना हमने डिस्ट्रॉय कर दिया सारी चीजों को, अब नहीं जी सकते। आशु जी, फॉर्मल हम इसको कंक्लूड करने से पहले जो फॉर्मल प्रोटेस्ट था उसके बारे में आपके विचार जानना चाहते हैं, जो दिल्ली में फॉर्मल प्रोटेस्ट था। मैंने अब बहुत अच्छा प्रोटेस्ट था, बहुत जरूरी था, और एक ऐसा प्रोटेस्ट था आजादी के बाद जिसने पहली बार सत्ता को झुकाया, बहुत कंस्ट्रक्टिव था, जिसमें हम एक आदर्श आंदोलन में जो सारी चीजों को चाहते हैं कि वो हो, जैसे उसमें जेंडर इशू को देखा जा रहा है कि नहीं, जिसमें कास्ट के इशू को कंसीडर किया जा रहा है कि नहीं, जिसमें इकोनॉमिक क्लासेस के इशू को देखा जा रहा है कि नहीं, जिसमें पॉलिटिकल एजुकेशन हो रही है कि नहीं काडर की, वो सारी चीजें उसमें मौजूद थी। खासतौर से जो उग्राहा गुट वगैरह के साथ वो एक मॉडल हो सकता है जी। प्रोटेस्ट करने का, वो एक मॉडल हो सकता है। बेशक आप में से किसी को अगर फोन नंबर चाहिए तो ले लीजिए, मुझे खुशी होगी अगर आप लोग मेरे साथ बाद में भी संपर्क रखेंगे। तो मेरा नंबर है 98 16 80 59 40। हिमांशु कुमार। ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ। और मैं फेसबुक पर, हाँ, फेसबुक पर एक्टिव हूँ। अमन और उस तो बाद और लास्ट से लड़का बैठा है, अगे आ जाए तुम। अमन तो बाद
आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, मैं उस पर रेगुलरली लिखता हूँ। मुझे अभी 93,000 लोग फॉलो कर रहे हैं उस पर, मैं रेगुलरली। जी सर। मेरा बस आपसे ये क्वेश्चन है कि हम लोगों ने जैसे आदिवासी के ऊपर बात की, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि वो लाइफ है बहुत अच्छी है, हम लोग उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। लेकिन अगर टोटलिटी में देखें, जो आदिवासी नहीं है, तो अगर अच्छी लाइफ है तो क्या सबको वो बना दें, वहाँ चले जाएं। एक दूसरा, इस लड़ाई में अगर कुछ कॉमन है तो वो एक तो पैरामीटर जस्टिस का हो सकता है, जैसे आपने बताया कि अगर उनको ऑर्गेनिकली वो डेवलप हो, वो भी 21वीं जो हमारी अब एज है उसकी जो जितनी भी फैसिलिटीज है उसको वो भी अपना मान सके। तो एक तो ये है कि वो उसको वो हो जाए। एक ये है कि अगर आप जैसे देखो एक शहर की लाइफ है, जैसे उन्होंने भी क्वेश्चन किया था, तो क्या उसको हम लोग एलियनेशन में देख रहे हैं कि उसमें कुछ भी नहीं बचा हुआ। तो ये तो संभव नहीं है कि सभी को जंगल में सभी को। और दूसरा आपने बोला कि वहाँ पर कम्युनिटी बेस्ड है, प्रॉपर्टी नहीं है, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जितना स्ट्रगल किया आपने जस्टिस पे बेस्ड किया, तो ये हो गया, ह्यूमन राइट्स का एंगल हो गया। लेकिन इस पावर स्ट्रक्चर में आपने खुद ही बोला कि कैपिटलिज्म है वो ऐसे ऐसे करता है, तो इसके अल्टरनेटिव में आप क्या मॉडल देखते हो, क्या कौन सा पॉलिटिकल मॉडल आप सजेस्ट करते हो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसके? 2-3 चीजें हैं जिसको मैं कहना चाहूंगा। जो आप कह रहे हैं कि क्या सबको आदिवासी बना दिया जाए, हम ये तो जानते हैं ना कि जिस लेवल ऑफ कंजम्पशन का हमारे सामने आइडियल रखा जा रहा है, पॉलिटिशियंस जिस लेवल ऑफ कंजम्पशन का वादा कर रहे हैं कि आप सबको कार, शॉपिंग मॉल, चिकनी सड़कें, फ्लाईओवर्स, हाई राइज बिल्डिंग्स, ये वाली लाइफस्टाइल, बड़े पैकेजेस ये मिलेंगे, क्या वो सबके लिए पॉसिबल है? और अगर पॉसिबल है तो उसकी कॉस्ट नेचर पर क्या पड़ेगी? जो साइंटिस्ट कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो लेवल ऑफ कंजम्पशन और लेवल ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड हम ये मेंटेन करना चाह रहे हैं, उसके लिए हमें 5 पृथ्वी चाहिए। एक पृथ्वी के पास तो इतने रिसोर्सेज नहीं है। तो इसका मतलब है कि डिस्ट्रक्शन इज बाउंड टू टेक प्लेस। अगर ये लाइफस्टाइल हमने जारी रखी तो हमारी बर्बादी निश्चित है, आप उससे बच नहीं सकते। किसी भी आइडियोलॉजी से आप उसको बचा नहीं सकते कि ये ठीक है। तो आपको लाइफ स्टाइल तो बदलनी पड़ेगी, आपको कंजम्पशन लेवल तो लो करना पड़ेगा। ये जो पूरा एक आइडियल लाइफ स्टाइल हमारे सामने रखी जा रही है, ये कैपिटलिज्म का प्रोपेगेंडा है कि आप अपनी जरूरत बढ़ाओ, आप ज्यादा से ज्यादा खरीदो, आप जितना ज्यादा कंज्यूम करोगे उतने आप डेवलप्ड हो जाओगे। ये कैपिटलिज्म की एक पैदा की हुई गलतफहमी है। और हमने ये अपने, मेरी पीढ़ी को तो ये मौका मिला है कि हमने ये देखा है कि कैसे मिनिमल चीजों में आराम से जिया जा सकता है सुखपूर्वक। मेरे बचपन में घर में पंखा नहीं था, प्रेस नहीं थी, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार नहीं थी, फोन, टेलीफोन, मोबाइल वगैरह तो नहीं थे। और ऐसा नहीं था, हम बहुत दुखी लोग थे। तो ऐसा नहीं है कि ये वाली लाइफस्टाइल अगर नहीं रही तो हम लोग मर जाएंगे, बिल्कुल खत्म ही हो जाएंगे। हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि इस नेचर के पास पूरी ह्यूमैनिटी के लिए कितने रिसोर्सेज हैं, कितने हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं।
क्या नेचुरल रिसोर्सेस इसी पीढ़ी के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है? उनके लिए नहीं बचाने हैं? वो नहीं कहेंगे कि ये क्या किया आपने, सारा खोद के बर्बाद कर दिया, सारे मिनरल्स खत्म कर दिए, कैपिटलिस्ट को दे दिए, उन्होंने बिना जरूरत खोद के फेंक दिया। आपको पता है बस्तर का लोहा खोदकर कहां जा रहा है? जापान, चाइना। और जापान क्या कर रहा है उसका? जापान उसे समुद्र के अंदर डाल रहा है आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने लिए। तो भारत के बच्चे पूछेंगे नहीं तुमने क्यों बेच दिया सारा लोहा, क्या तुम्हें गरीबी आ पड़ी थी? हमारे लिए तो लोहा ही नहीं बचा। हम वहां से जाकर खोद लाएंगे। तो क्या जरूरत पड़ी है? मेरा क्वेश्चन था कि आपके पास इसका मॉडल क्या है? देखिए, मेरे पास कोई मॉडल नहीं है, मैं कोई बहुत ज्ञानी आदमी नहीं हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि भैया ये प्रॉब्लम है, मिलके सोचो, लेट अस पुट अवर हेड्स टुगेदर, आओ सब मिलकर विचार करें, कुछ तो खोजो। मैं तो बुढ़ा हो गया, आप तो जवान लोग हो, जिंदगी तो आपको जीनी है अभी। आप सोचो, मुझसे पूछोगे तो कुछ मैं भी इनपुट दे दूंगा, पर ऐसा नहीं है कि चूंकि मैंने सवाल खड़ा कर दिया इस मॉडल पर तो अब मेरी ही जिम्मेदारी है कि मैं ऑल्टरनेटिव बताऊं। मेरी एक कविता है इस पर, वो सुनाइए पहले। तो मैं ढूंढता हूं उसमें। ये आदिवासी ये कह रहा है कि तुमने बनाया ये सारा विकास का मॉडल, तुमने बनाई संसद, तुमने सब बनाया, और तुम मुझसे पूछते हो कि अगर हम तुझे ना लूटे तो फिर हम देश का विकास कैसे करें? मैं क्यों बताऊं तुम्हें कैसे तुम्हें विकास करना है? तुम ढूंढो अपने विकास का तरीका, मुझे मत मारो। तो ये क्या बात हुई कि आपने सवाल उठाया? आप ही बताओ। विकास दा नहीं, ये वाली लुट किवें रोकनी है, मैं वो पूछ रहा हूं। हाँ, मैं वही कह रहा हूं ना कि पहली चीज तो ये है कि आप इस बात को एक्सेप्ट करो कि हम लूट रहे हैं। अभी तो हमारा समाज ये स्वीकार करने को ही तैयार नहीं है कि ये जो इकोनॉमिक मॉडल है ये किसान की, मजदूर की, आदिवासी की लूट पर खड़ा हुआ है। हमारे मिडिल क्लास को तो कम से कम मजदूरी देनी है, मजदूर की। आप कम्युनिस्टों जैसी बातें कर रहे हैं और नाम के साथ कहते हैं गांधीवादी। उसी को अवॉइड कर रहे हैं। मैं पंजाब में मैं जब आया था 2010 में तो इंडियन एक्सप्रेस ने छापा, गांधीयन नक्सलाइट हिमांशु कुमार विजिट्स पंजाब। मैं बोला यार ये गांधीयन नक्सलाइट क्या होता है? नई टर्म है ये। मैं सिर्फ एक लाइन लालची बहुत हूं मैं ना, एक लाइन भी ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਹੋਸਟ मुझे लगता है कि एक वहम में हूँ। एक पक्ष है कि यस हम उनको मार रहे हैं, उससे पहले उनको मारने से पहले हम खुद को मार रहे हैं। हाँ, तो फील हो रहा है एक्चुअली। मेरा एक नाटक था, उसमें क्या है खरगोश, सबने सुना कि खरगोश ने शेर को मार दिया, तो अब खरगोश शेर के जैसे चलता है, तो उसको कोई नहीं टोकता है। कछुआ उसको कहता है, ऐसे कर जाता है, क्या हुआ इधर, तुझे लगता है शेर मरा? मर तो खरगोश गया। तेरी चाल कहाँ गई, तेरी मासूमियत कहाँ गई, तू चांदनी के साथ खेलता था। वाह। सर मेरा सवाल ये है भी ਜਿਹੜੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? वो संघर्ष तो जरूरी भी है और नेचुरल भी है। जो वर्ग संघर्ष है, मजदूर वर्ग अपनी हालत को बदलने के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन अभी पिछले कुछ समय से उसके ऊपर बड़ा जोरदार हमला है। पूंजीपति का भी हमला है और पूंजीपति के साथ स्टेट ने मिलकर के उस पर हमला किया है। अभी पिछले कुछ ही सालों में जो कई डिकेड्स के स्ट्रगल के बाद मजदूरों ने हासिल किया था वो सब छीन लिया गया। 8 घंटे की शिफ्ट, ओवर टाइम, हफ्ते की छुट्टी। आज आप जाकर देखो
सातों सातों दिन ड्यूटी ले रहे हैं, 12-12 घंटे की शिफ्ट कर दी है। न्यू लेबर कोड। कोई लेबर इंस्पेक्टर, लेबर ऑफिसर किसी कारखाने में नहीं जा रहा है, कोई मजदूरों के राइट्स को देखने वाला नहीं है। खत्म है मजदूरों के राइट्स, बुरी हालत है। तो वो लड़ाई ही खत्म हो गई। हम तो कह रहे हैं लड़ाई होनी चाहिए, जोरदार लड़ाई होनी चाहिए। आखिर मेहनत करने वाला क्यों लुटे, उसका शोषण क्यों हो, लेकिन लड़ाई को कुचल दिया गया बुरी तरह। और लड़ाई को कुचलने के लिए क्या किया गया? तुम मुसलमानों के खिलाफ लड़ो, तुम्हारा दुश्मन तो मुसलमान है, पाकिस्तान है, इनके खिलाफ लड़ो। तो जिस दलित को ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ना था वो भी मुसलमान के खिलाफ लड़ रहा है, जिस मजदूर को अपने शोषण के खिलाफ लड़ना था वो भी मुसलमानों को रोज सुबह बैठ के व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर रहा है, मुसलमान ज्यादा हो जाएंगे, हम कम हो जाएंगे। अरे तेरी क्या लड़ाई है, तू किस में पड़ गया है? उसको भी उसमें लगा दिया है। तो पूरा किस तरीके से ये चल रहा है, ये समझने की और इसको डिकोड करने की और इसको रोकने की, बदलने की, लड़ाई को छेड़ने की जरूरत है। हम तो भाई अन्याय के खिलाफ है। मुझसे अगर पूछा जाए कि आपको शांति और न्याय में से एक चीज चुननी है, तो मैं तो न्याय को चुनूंगा। मुझे शमशान की, कब्रिस्तान की शांति नहीं चाहिए कि अन्याय भी हो और शांति भी हो, जुल्म भी रहे और अमन भी हो, ये नहीं चाहिए। तो जैसे आपने बात की कि रेप एंड रन का वो चल रहा है, जो रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, जितनी तेजी से किया जा रहा है, उसमें पॉपुलेशन क्या रोल प्ले कर रही है, या पॉपुलेशन उसमें कुछ रोल प्ले कर भी रही है कि वो ऐसी एक, वो भी पॉपुलेशन का बहुत रहता है कि इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई तो इसलिए ये सब हो रहा है, कि या क्या है उसमें? देखिए, आप कहते थे ना कि 5 पृथ्वी चाहिए, ये कहते कि अगर पॉपुलेशन काम कर ले तो एक पृथ्वी से काम चल जाएगा। आप भी अभी क्वेश्चन कर लो और फिर लास्ट में ना, और फिर क्वेश्चन दे ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਆ, ਫ੍ਰਿਜ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੋਂ ਅਪਣਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਨਾਲੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਫੋਲੋਅਰ ਚੰਗੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦੇ। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल आप अगर मोबाइल छोड़ दोगे तो सारा शोषण रुक जाएगा। हाँ, टोटलिटी में हमको अपना लेवल ऑफ कंजम्पशन पर पुनर्विचार करना पड़ेगा कि हम जो इतने लाख का या इतने करोड़ का पैकेज और कॉर्पोरेटाइजेशन, अनलिमिटेड, या जितना ज्यादा बड़ा कॉर्पोरेशन हो उतना अच्छा, जितना ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो उतना डेवलपमेंट, ये जो हम होड़ में पड़ गए हैं इसको रिकंसीडर करने की जरूरत है। खाली एक मोबाइल छोड़ देने से, या जो मैंने उदाहरण दिए उसको लिटरली उस तरीके से लेने से कि अगर आप कपड़ा आयरन करना बंद कर दोगे तो दुनिया ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं कह रहा मैं। आबादी वाला भी। हाँ, आबादी। हाँ, हाँ। देखिए, आबादी की वजह से चीजों का एक्सप्लॉयटेशन, रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वो बहुत छोटा सा उसका इम्पैक्ट आता है। और आबादी जो है वो प्रोडक्टिव हैंड्स हैं। भारत में जो आबादी है वो धीरे धीरे उसका डिक्लाइनिंग है, उसका जो ग्रोथ रेट है, इंक्रीजिंग रेट है, वो कम होता जा रहा है। हिंदुओं का 2.1 बचा है, मुसलमानों का 2.104 है, उनका भी बहुत तेजी से नीचे जा रहा है। और अगर वो 2 पर आ जाता है तो आबादी स्टेगनेंट हो जाती है। इसका मतलब है 2 लोग मिलकर 2 लोगों को पैदा कर रहे हैं, यानी आबादी उतनी रहेगी। जब 2 से नीचे आ जाता है तो आबादी कम होनी शुरू हो जाती है, जैसे वेस्टर्न कंट्री में होने लगी। हाँ। और उसमें ये होता है कि फिर नौजवान
आबादी कम होती जाती है, बूढ़े लोग बढ़ते जाते हैं, तो प्रोडक्टिव हैंड्स कम हो जाएंगे और फिर आपको हेल्थ केयर, वृद्धाश्रम, इन चीजों पे ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, सोशल सिक्योरिटी पर। आपके पास प्रोडक्टिव लेबर नहीं बचेगी। तो इसको पॉपुलेशन डिविडेंड कहा जाता है कि अगर आपके पास आबादी है तो आप उसको देश के विकास में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो तब कर सकते हैं जब आपकी पॉलिसीज, आपका मॉडल इस तरह का हो कि आप हर हाथ को काम दें, आपने सामाजिक जिम्मेदारियों को समझा हो, आप डिसेंट्रलाइजेशन में बिलीव करते हो, आप एक्सप्लॉयटेशन को अवॉइड करना चाहते हैं, आपको लोगों की परवाह है। वो लास्ट वाली नजम सुनाएंगे? मिली नहीं मुझे। हाँ, मैं वो ढूंढना पड़ेगा मुझे। हाँ हाँ, मैं तो ये जो पॉपुलेशन का बहुत बड़ा उसमें कारण नहीं है कि पॉपुलेशन के कारण हम लोगों को ये सब करना पड़ रहा है। और थ्योरी ये भी है कि भाई पॉपुलेशन को खत्म करके जो कैपिटलिस्ट फोर्सेस हैं वो चाहती हैं कि दुनिया में कुछ ही लाख लोग बचे और बाकी, जिसको लाइफ ऑफ एबंडेंस कहते हैं, और बाकी जो डिस्पोजेबल पॉपुलेशन है इसको ख़त्म कर दिया जाए, इसको बीमारियों से ख़त्म कर दिया जाए, इसको भूख से ख़त्म कर दिया जाए, डेप्रीविएशन, एक्सक्लूजन से इसको ख़त्म कर दिया जाए, ताकि कुछ ही लाख सुंदर, गोरे, चिट्टे, मजबूत ऐसी पॉपुलेशन। कंज्यूमर कहाँ से आएंगे? उनको जरूरत नहीं है ना, कंज्यूमर की जरूरत नहीं है। फिर उनके पास ऑटोमेशन होगा और सब चीजें बहुत होंगी, फिर बेचना किसके लिए, प्रोडक्ट किसके लिए, हमें प्रॉफिट, हमारे पास सब कुछ है, एक एक कंट्री है, एक एक फैमिली के पास सब कुछ है हमारे पास। नेचर रिकवर कर देगी। देखो, एक ब्रेव न्यू वर्ल्ड किताब ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀ ਨੋਵਲ ਹਰਾਰੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਬਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਸੰਹਾਰ। तो नरसंहार उत्थे ही होगा जिथे रिसोर्सिस ज़्यादा होणगे, जिथे बंदे ज़्यादा होणगे। भारत ते चीन जिहड़े हैगे आ वो फस्ट कैजुअलिटीज़ तां होणगे। उस हालत दे विच असीं मनुखी नस्ल नूं, विभिन्नता नूं बचाउण दे लई की कुछ कर सकदे आ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਦੱਸ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਇਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਬਰੂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਜਾਂ YouTube 'ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜਾ ਬਲਰਾਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ।